साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो हम आपके सामने पेश हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। दरअसल आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो जल्द ही आयोजित होने वाला है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी की एक रिवीजन सीरीज, जहां पर हम मुख्य तौर पर जो भी तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट से जुड़ी जो जरूरी खबरें हैं जो साल भर चर्चा में रही हैं, उन खबरों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, उन खबरों पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। आपका इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, हम पॉलिटी कवर करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो कि करंट अफेयर से जुड़ते हैं। उन सभी सब्जेक्ट्स की खबरों पर हम यहाँ पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, ताकि अगर इन खबरों को लेकर के, इन विषयों को लेकर के आपके प्रश्न पत्र में कोई भी सवाल आता है, तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आसानी से आप उस सवाल को सॉल्व कर सकें। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे ताकि आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो आपका इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को लेकर के है। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जाहिर तौर पर प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्रोग्राम से बने रहिएगा, प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई आपको समस्या आती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो हमारी पहली खबर है उसमें हम बात करेंगे ई इनवॉइस और आपका कर चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर के सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं। खबर क्या थी? खबर दरअसल ये थी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई चालान बनाने की जो सीमा थी, उसको सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए से घटा करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यानी कि यहां पर अब जो है, जिन बिजनेसेस का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ पहले हुआ करता था, उनको ई इनवॉइस बनाना होता था, ई चालान बनाना होता था। लेकिन अब सरकार नियम क्या लेकर के आई? सरकार नियम लेकर के आई कि जिन बिजनेसेस का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए भी है, अब उनको भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका टारगेट था कि भारत में कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। यानी कि टैक्स जो आपका इवेजन होता है, टैक्स जो चोरी करने की कोशिश की जाती है बड़े बड़े व्यवसायों की ओर से, उसको रोका जा सके। और इसके साथ साथ वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को और बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, उसका बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ये तो करंट की खबर हुई। अब एक बार हम इसके स्टैटिक पोर्शन पर बात करते हैं और जीएसटी के तहत जो ई इनवॉइस का सिस्टम है, सबसे पहले ई इनवॉइस के सिस्टम को यहां पर एक बार समझ लेते हैं। अगर ई इनवॉइस की बात करें तो भारत के जो बड़े व्यवसाय हैं, उनको बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है कि यहां पर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात की गई, यानी कि बी टू बी ट्रांजैक्शन की बात की गई। यहां पर बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन की बात नहीं की गई है। यहां पर ई इनवॉइस केवल तभी बनाना होता है जब जो ट्रांजैक्शन है वो दो कंपनियों के बीच में होती है, दो व्यवसायों के बीच में होती है। अगर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो किसी व्यवसाय और किसी कंज्यूमर के बीच में होती है, तो फिर वहां पर ई इनवॉइस नहीं बनाना होता। ई इनवॉइस केवल तब बनता है जब ट्रांजैक्शन बी टू बी होती है। तो बड़े व्यवसायों को बी टू बी ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता आपका जीएसटी सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। और जब यहां पर ई इनवॉइस की बात आती है, तो अक्सर लोग सोचेंगे कि यहां पर ई शब्द जुड़ा हुआ है, तो ई शब्द का होगा इलेक्ट्रॉनिक और इसका मतलब ऑनलाइन इनवॉइस बनाना होगा। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन इनवॉइस बनाना होगा या फिर आपको जीएसटी पोर्टल पर जाकर के इनवॉइस बनाना होगा। यहां पर ई इनवॉइस का मतलब ये है कि आपका पहले से जो इनवॉइस बना हुआ है, जो कि नॉर्मल इनवॉइस बना हुआ है, उस पहले से तैयार ई इनवॉइस को, उस पहले से तैयार चालान को आपको ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करना होता है, वहां पर जाकर के इसको सबमिट करना होता है। तो ये होता है आपका ई इनवॉइस प्रणाली। इसके अलावा जब आप वहां पर अपना ई इनवॉइस सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपका जीएसटी सिस्टम की ओर से एक इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल आपने जो ई इनवॉइस अपलोड किया है, उसके एवज में आपको जो है एक पहचान संख्या देता है, यानी कि आपको एक यूनिक नंबर देता है और इसी यूनिक नंबर से आपके ई इनवॉइस की पहचान होती है। और उसके बाद जो आपका इनवॉइस पोर्टल है, जहां पर आपने अपना इनवॉइस अपलोड किया है, वही इनवॉइस पोर्टल आपके इनवॉइस को जीएसटी पोर्टल और जीएसटी पोर्टल के साथ साथ ई वे बिल पोर्टल पर भी अपलोड कर देता है। ये तो हमने बात की ई इनवॉइस पोर्टल की, ई इनवॉइस सिस्टम की। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट शब्द और निकल करके आता है और वो शब्द है आपका ई वे बिल पोर्टल। अब ई वे बिल की भी अगर आप बात करें, ई वे बिल प्रणाली क्या है, इसको भी अगर आप देखें, तो जीएसटी सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, तो वहां पर किसी भी माल की सुविधाजनक आवाजाही के लिए ई वे बिल बनाना बहुत अनिवार्य है।
कहने का मतलब क्या है? कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है कोई किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं, तो जीएसटी प्रणाली ये कहती है कि अगर आपको किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो उसको उसके लिए आपको आपके पास जो है ई वे बिल मौजूद होना चाहिए। ई वे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी कोई सीमा भी निर्धारित की गई है। सीमा ये निर्धारित की गई है कि भारत में जो ई वे बिल की आवश्यकता है वो केवल ऐसे प्रोडक्ट के लिए पड़ती है, ऐसे सामान के लिए पड़ती है, या फिर ऐसे कंसाइनमेंट के लिए पड़ती है जिसका जो प्राइस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी कंसाइनमेंट का जो प्राइस है वो 50,000 रुपए से कम है, तो फिर उसके लिए ई वे बिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी कंसाइनमेंट का प्राइस 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके आवाजाही के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ई वे बिल की भी जरूरत यहाँ पर पड़ती है। तो ये हमने बेसिकली बात की ई इनवॉइस पोर्टल की और ई वे बिल प्रणाली की। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो बेसिकली आपका भारतीय ऊर्जा मिश्रण को लेकर के है। इसको लेकर के बेसिकली आपका एक रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव की जरूरत है, जिससे हम कोयले पर हमारी जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम किया जा सके। अब ये जो रिपोर्ट है बेसिकली आपका रिपोर्ट जारी की गई है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से, और रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है आपका ऑप्टिमल जनरेशन मिक्स 2030 संस्करण 2.0 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसकी ओर से जारी की गई है? रिपोर्ट जारी की गई है आपका केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आता है आपका ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। तो रिपोर्ट पर हमने बात की। अब रिपोर्ट में कोयले की हिस्सेदारी में गिरावट और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों में वृद्धि के साथ भारत का जो ऊर्जा मिश्रण है, भारत का जो एनर्जी मिक्स है, उसमें अपेक्षित बदलावों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि भारत का जो एनर्जी मिक्स है, यानी भारत कौन सी चीजों से कितनी एनर्जी लेकर के आता है, रिन्यूएबल सोर्सेस से कितनी एनर्जी लेकर के आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से कितनी एनर्जी लेकर के आता है, उसको लेकर के उससे जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर इस पूरी रिपोर्ट में चर्चा की गई है। अब रिपोर्ट क्या बताती है, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अगर आप गौर करें जो रिपोर्ट में कही गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर बिजली मिश्रण को लेकर के बात की गई है, एनर्जी मिक्स को लेकर के बात की गई है। क्या बताती है रिपोर्ट? रिपोर्ट कहती है कि कोयले की हिस्सेदारी जो है 2023 में कितनी है? 2023 में 73% है। इसको भी एक बार सरल शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि भारत में अगर जो है 100, मान लीजिए 100 जो है 100% जो है बिजली का उत्पादन होता है, तो इसमें से अकेले 73% यूनिट जो है कहां से आती है? वो आपका कोयले से आती है। लेकिन अब सरकार का टारगेट क्या है? रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो 73% की संख्या है ये 2030 में घट करके 55% तक आ सकती है। ऐसा टारगेट सरकार की ओर से डिसाइड किया गया। तो अभी कितना है? अभी हम कोयले से 73% बिजली बनाते हैं, और सरकार का टारगेट क्या है कि हम इसको 73% से घटा करके 55% तक लेकर के आएंगे 2023 में। अब यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कैसा रोल? तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली मिश्रण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपका सोलर एनर्जी की होने वाली है। और 2030 तक अगर आप बात करते हैं तो वर्तमान समय में हमारी जो सोलर एनर्जी की क्षमता है वो तकरीबन 109 गीगावाट के आसपास है। और अनुमान ये है, रिपोर्ट ये बताती है कि 2030 तक ये बढ़ करके तकरीबन आपका 392 गीगावाट तक पहुंच सकता है, जो कि 4 गुना वृद्धि को दर्शाता है। तो हमारी जो एनर्जी मिक्स है उसमें सोलर एनर्जी की जो भूमिका है उसमें 2030 तक आप संक्षेप में याद कर सकते हैं कि हमें 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि बिजली मिश्रण में जो हमारा एनर्जी मिक्स होने वाला है उसमें जल विद्युत और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी में आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। इसमें आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आ सकती है। गिरावट कितनी होगी? तो 2030 तक जो बड़े पन बिजली परियोजनाएं हैं, जो बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो उत्पादन है वो 8% से जो है बढ़ करके केवल 9% होने का अनुमान है। तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। इसके अलावा अगर आप बात करें पवन ऊर्जा की, विंड एनर्जी की अगर आप बात करें तो विंड एनर्जी तो कम होने वाली है। कितनी कम होगी? अनुमान यह है कि विंड एनर्जी जो है हमारी घट करके 9% तक आ सकती है। और पहले का अनुमान ये कहता था कि ये एनर्जी आपकी 12% तक आएगी, लेकिन अब अनुमान ये कहता है कि ये आपकी 9% तक आ सकती है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो हमें हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें कोयले की जो हिस्सेदारी है वो कम करनी है, और इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी है वो बढ़ानी है। और रिन्यूएबल एनर्जी में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी में इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी सोलर एनर्जी, यानी कि जो आपकी सौर ऊर्जा है। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा
कुछ दूसरे निष्कर्षों की अगर आप बात करें, कुछ अन्य बातों को अगर आप देखें, तो यहाँ पर छोटे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, पंप युक्त पनबिजली परियोजनाएं जो हैं, सौर हो गया, पवन हो गया, बायोमास हो गया, तो इस तरह की जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, जो छोटी नवीकरणीय स्रोतों से जो है 2030 में बिजली मिश्रण का 31% हिस्सा होने का अनुमान है, जो कि वर्तमान समय में 12% के आसपास मौजूद है। और इसके माध्यम से होगा क्या, इसके माध्यम से अगर आप देखें तो भारत का जो कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और अगर वर्तमान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करें तो बिजली क्षेत्र से तकरीबन जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हमें 40% का योगदान देखने को मिलता है। यानी कि भारत में जितना भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसमें से 40% उत्सर्जन तो आपका केवल बिजली क्षेत्र की वजह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है, और सरकार का टारगेट है कि इस उत्सर्जन को हम 2030 तक कम करने की कोशिश करने वाले हैं। उत्सर्जन जो है उस उत्सर्जन को कम करना है। तो ये तो बेसिकली हमने इस पूरी रिपोर्ट पर बात की, रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने मौजूद थे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो हमारी जो अगली खबर है वो बेसिकली आपका कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी कि ईयू का जो मैकेनिज्म है, CBAM मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में क्यों आई, सबसे पहले उस पर अगर आप बात करें तो खबर चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि यूरोपीय संघ की ओर से घोषणा की गई है कि उसका जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो अक्टूबर 2023 से ट्रांजिशन फेज में पहुंच जाएगा, संक्रमणकालीन चरण में प्रवेश करेगा। अब जब ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो ट्रांजिशन फेज में पहुंचेगा तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो बहुत ज्यादा उत्सर्जन करने वाले उत्पाद हैं, जिन उत्पादों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सर्जन लगता है, उनके आयात पर अब जो है ईयू में टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, खासतौर पर वो प्रोडक्ट जो कि पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। अब अगर इस पूरे मैकेनिज्म की बात करें तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन में पूरी तरह से लागू हो जाएगा, और इसके माध्यम से जो भी यूरोपियन यूनियन में जो आयातित उत्पाद होते हैं उन पर 20 से 35% तक आपको कर देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा मैकेनिज्म है क्या, और इस पूरे मैकेनिज्म को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसकी शुरुआत होती है साल 2005-2006 के आसपास। तो साल 2005-2006 में यूरोपियन यूनियन की सरकार की ओर से अपने पूरा जो क्षेत्र है वहां पर उत्सर्जन को कम करने के लिए, लोगों को ग्रीन पॉलिसीज अपनाने के लिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कि वो अपना उत्सर्जन कम करें, इसको लेकर के यूरोपियन यूनियन की जो पूरी सरकारें थीं उन्होंने मिलकर के डिसाइड किया कि हम हमारे देश में जो भी तमाम इंडस्ट्रीज हैं उन पर कार्बन टैक्स लगाएंगे, उन पर टैक्स लगाएंगे कि अगर वो जो है एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा एमिशन करते हैं तो फिर उनको जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब इसको अगर आप एग्जांपल से समझे, मान लीजिए कोई आप एक कंपनी चलाते हैं आप कंपनी नाम से आप कोई कंपनी चलाते हैं, आपको लिमिट दी गई है कि आप बेसिकली जो है 10 टन जो है आपका CO2 एमिशन कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप करते हैं 12 टन का CO2 एमिशन कर देते हैं। अब आपने 12 टन CO2 एमिशन कर दिया, इसका मतलब 2 टन आपने एक्स्ट्रा किया। अब आपने 2 टन एक्स्ट्रा किया तो आपको इस 2 टन एक्स्ट्रा पर जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ये जो है ईयू का मैकेनिज्म था जो कि 2005-6 के आसपास शुरू किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा और इंडस्ट्रीज की ओर से भी इस तरह के सवाल उठाए गए कि अब क्योंकि ईयू की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो नॉन ईयू कंपनियां हैं, खासतौर पर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज की कंपनियां हैं, वो अपने क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रही हैं और सेम प्रोडक्ट का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट आयात होकर के ईयू में आता है, यूरोपियन यूनियन वाले रीजन में आता है, तो मान लीजिए कि कोई कंपनी बी है जो कि ईयू में काम नहीं करती है, वो जो है किसी डेवलपिंग इकोनॉमी में काम करती है, मान लीजिए ब्राजील में काम करती है, और वहां पर भी सेम प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, पेन बनाया जाता है। अब ये पेन बनाया गया, अब पेन बनाने के बाद जो है बेसिकली कंपनी ए ने भी पेन बनाया और कंपनी बी ने भी पेन बनाया, लेकिन कंपनी बी ने जो पेन बनाया उस पर उसको जो है कार्बन का टैक्स नहीं देना पड़ा। अब इससे क्या हुआ, कंपनी बी के पेन का जो प्राइस था वो कितना हो गया, वो मात्र 10 रुपए रह गया। लेकिन कंपनी ए ने भी वही प्राइस बनाया, वही जो है पेन बनाया, लेकिन कंपनी ए ने पेन बनाते हुए कंपनी ए को यूरोपियन यूनियन की सरकार को जो है थोड़ा सा पैसा भी देना पड़ा, तो इसकी वजह से इनका प्राइस बढ़ गया, इनका प्राइस हो गया 12 रुपए। अब जब इन दोनों कंपनियों का जो पेन है वो बाजार में पहुंचेंगे तो कंपनी बी का जो पेन है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसके पेन की प्राइस तो 10 रुपए है और ए के पेन की प्राइस 12 रुपए है। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से कंपनी ए के जो उत्पाद हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन वाली कंपनियां हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को जो है समझते हुए
यूरोपियन यूनियन की सरकार की ओर से एक नया मैकेनिज्म लाया गया। इस नए मैकेनिज्म का नाम क्या है? इसी नए मैकेनिज्म को आप जानते हैं बेसिकली CBAM के नाम से, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये जो मैकेनिज्म है आपका बेसिकली फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक कंपोनेंट है। तो आपने ये समझ लिया कि लाया क्यों गया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। बहुत सरल शब्दों में हमने यहाँ पर इसको समझने की कोशिश की, बहुत बेहतर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। अब सबसे पहले यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो है आपका फिट फॉर 55 2030 पैकेज। इसकी अगर आप बात करें तो ये बेसिकली आपका यूरोपियन यूनियन का एक अभियान है, एक इनिशिएटिव है, एक योजना है, जिसका टारगेट है कि 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक हम उनका जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें 55% तक की गिरावट की जाए। यानी कि 2030 में जो है 55% की गिरावट करने का टारगेट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। और इसी पूरे इनिशिएटिव को प्राप्त करने के लिए इस CABM मैकेनिज्म को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए और खासतौर पर आयातित उत्पादों को का जो कार्बन उत्सर्जन है उनको भी कम किया जाए। अब होगा क्या इस पूरे मैकेनिज्म के तहत? इस पूरे मैकेनिज्म के तहत मान लीजिए कि आप पुराना वाला ही अपना एग्जांपल लेते हैं। आप यूरोपियन यूनियन की जो है, आप यूरोपियन यूनियन में कोई प्रोडक्ट जो है आयात करके लाते हैं। तो आपने क्या किया? आप मान लीजिए ब्राजील का एग्जांपल लेते हैं, आप ब्राजील की कोई कंपनी चलाते हैं। अब कंपनी में क्या किया? आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूरोपियन यूनियन में लेकर के आएंगे तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? यूरोपियन यूनियन उस पर जो है थोड़ा सा टैक्स लगाएगा, जिसके माध्यम से आपका जो पेन है उसका प्राइस भी 10 से बढ़कर के 12 रुपए हो जाएगा। अब आपका प्राइस भी 12 रुपए है और यूरोपियन यूनियन में जो प्रोडक्ट आए हैं उसका प्राइस भी 12 रुपए है। तो यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा दोनों कंपनियों को, तो जिसका पेन बेहतर होगा वो बिकेगा। अब यहाँ पर होगा क्या? इसका एक निहितार्थ क्या निकल करके आएगा उसकी अगर आप बात करें तो इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है, महत्व क्या होने वाला है? तो CABM मैकेनिज्म जो है इससे गैर EU देशों को अधिक कठोर पर्यावरण नियमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप वही एग्जांपल लेते हैं, हम एक ही एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि आप कंपनी बी हैं, आप ब्राजील जो है, आप ब्राजील की सरकार को ये लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट अब वहां पर जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा? अब जो ब्राजील की सरकार है वो इस बात के लिए प्रोत्साहित होगी कि हम भी अपने देश में जो है पर्यावरण को लेकर के कठोर नियम लेकर के आए, उत्सर्जन को लेकर के कठोर नियम लेकर के आए, तभी जाकर के हमें वहां पर जब हम EU में अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नॉन EU कंट्रीज हैं, सबसे पहले तो उन कंट्रीज को बेसिकली प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपने क्षेत्र में कठोर पर्यावरण नियम लागू करें, जिसके माध्यम से जाहिर तौर पर जो आपका वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है या वैश्विक GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये कंपनियों को कमजोर पर्यावरण नियमों वाले देशों में स्थानांतरण होने से हतोत्साहित करेगा। अब क्या होता था? पहले ये देखने को मिलता था कि जो यूरोपियन कंपनी थी, अब उनको तो पता लग गया कि उनके देश में उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या करती थी? वो बेसिकली अपने प्लांट को, उनकी जो कंपनियां थी उस कंपनियों को ऐसे देशों में ट्रांसफर कर देती थी, ऐसे देशों में अपने प्लांट लगा देती थी जहां पर जो है पर्यावरण के नियम बहुत ज्यादा कठोर नहीं हुआ करते थे। अब क्योंकि वहां पर पर्यावरण के नियम कठोर नहीं है तो वहां से प्रोडक्ट बना करके आपका यूरोपियन यूनियन में लाया जाता था, जिससे उनको थोड़ा सा फायदा होता था। लेकिन अब इस फायदे को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, तो कंपनियां भी जो है इससे, कंपनियों की वजह से भी जो पहले कार्बन उत्सर्जन होता था वो रुक जाएगा। इसके अलावा इस पूरे मैकेनिज्म के माध्यम से यूरोपियन यूनियन को भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, उसको भी थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और इस फाइनेंशियल सपोर्ट का इस्तेमाल जो है यूरोपियन यूनियन की जो जलवायु नीतियां हैं उनका समर्थन करने के लिए इसको लागू किया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन में और जो बेहतर नीति लागू की जा सकती है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उसके लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अन्य देश भी जो है ग्रीन एनर्जी का जो है समर्थन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो जाहिर तौर पर जब यूरोपियन यूनियन में ऐसा होगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहां पर बहुत सारी कंट्रीज आपको मिलेंगी, जब यूरोपियन यूनियन ऐसा करेगा तो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उन पर भी एक मोरल दबाव बनेगा कि वो भी अपने देश में इस तरह की जो है नीतियों को लागू करें। तो यहाँ पर हमने इसकी इंपॉर्टेंस पर बात की, लेकिन अब भारत यहाँ पर कहाँ पर आता है? तो भारत पर यहाँ पर किस तरह के प्रभाव आने वाले हैं उसकी अगर आप बात करें तो भारत द्वारा अगर आप देखेंगे तो यूरोप संघ को बेसिकली लौह इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं का निर्यात किया जाता है। अब ये वाले जो सेक्टर है, लॉ सेक्टर हो गया, आयरन सेक्टर हो गया, इस्पात सेक्टर हो गया, एल्यूमिनियम सेक्टर हो गया, ये सेक्टर बेसिकली आपका बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। तो जाहिर तौर पर जब इन सेक्टर का जो प्रोडक्ट है, इन सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके यूरोपियन यूनियन में पहुंचेंगे तो उन पर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो इसकी वजह से भारत का जो पूरा मैकेनिज्म है, इन क्षेत्रों का जो पूरा इकोसिस्टम है
उस पर आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। और हमने पहले ही बात की कि ये वाले सेक्टर आपका बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो भारत को यहाँ पर एक अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन को भारत का प्रमुख निर्यात जो है, जैसे लौह हो गया, लौह अयस्क हो गया, आयरन ओर हो गया, इसके अलावा इस्पात हो गया, इन पर तकरीबन 19.8% से लेकर के 52% तक का कार्बन लेवी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये वाले जो सेक्टर हैं, आपका लौह सेक्टर हो गया, आयरन सेक्टर हो गया, इसके अलावा इस्पात सेक्टर हो गया, एल्यूमिनियम सेक्टर हो गया, इन सेक्टर पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। और जब इतना ज्यादा टैक्स लगेगा तो ये सेक्टर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज भारत के सामने मौजूद है। इसके अलावा भारतीय उत्पादों की कार्बन तीव्रता जो है वो यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा रहती है। वो हमने पहले ही देख लिया, क्योंकि ये वाले जो सेक्टर हैं बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली, और इसका ये भी रीजन है, एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि भारत में कोयले का उपयोग बहुत व्यापक लेवल पर होता है और इसी की वजह से कोयले से उत्सर्जन होता है। तो भारत के लिए यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो भारत सरकार इस पूरी चीज से कैसे निपटती है, ये एक दिलचस्प मैटर होगा कि भारत यहाँ पर किस तरह के मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, किस तरह की नीतियां लेकर के आता है, ताकि ईयू का जो पूरा टैक्स है उस पूरे टैक्स मैकेनिज्म से अपनी इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो हमारी जो अगली खबर है वो बेसिकली आपका असम में बन रहे एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी हुई है। खबर ये है कि बेसिकली हमारे जो बंदरगाह, जहाजरानी जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में असम के जोगी घोपा में भारत के पहले निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का जो है दौरा किया है और ये जांचने की कोशिश की है कि जो पार्क का निर्माण हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब इस पार्क की बात करें तो इस पार्क की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि जो पार्क है ये पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। तो पूर्वोत्तर भारत में जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी इस पार्क के माध्यम से, उसमें हम एक इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार पार्क की अगर आप बात करें, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये पार्क जो है वो एक परिवहन केंद्र के तौर पर काम करेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर के तौर पर काम करेगा और यहाँ पर आपको कुशल आवाजाही को सक्षम बनाने के लिए परिवहन के जितने भी माध्यम होते हैं वो सभी माध्यम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और सभी माध्यमों को आपस में यहाँ पर इस पूरे पार्क के जरिए जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये जो लॉजिस्टिक पार्क है, यहाँ पर ये जो लॉजिस्टिक पार्क होते हैं ये आमतौर पर बंदरगाह, हवाई अड्डों और राजमार्गों के प्रमुख परिवहन नोड्स के आसपास मौजूद होते हैं। यानी कि ये जो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है ये आपका यहाँ से बंदरगाह भी बहुत पास में होता है, यहाँ से हवाई अड्डा भी बहुत पास में होता है, राजमार्ग भी बहुत पास में होता है, ताकि सभी चीजों को आपस में आसानी से जोड़ा जा सके और माल की जो है आसानी से सही तरीके से सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर आपको भंडारण, वितरण और पैकेजिंग की सुविधा भी मिलेगी। यानी कि आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं और दुनिया भर में या फिर आप कहें देश भर में कहीं भी उस पूरे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने के साथ साथ आपको यहाँ पर उसको स्टोर करने की सुविधा भी मिलती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की सुविधा मिलती है, उसको पैकेजिंग और लेबलिंग की सुविधा भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आपको मल्टी लॉजिस्टिक पार्क में मिलती हैं। तो इन पार्क्स को इस बार अगर पार्क्स की बात करें तो इन्हें बेसिकली भारी, बहुत ज्यादा सामान संभालने के लिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो ये हमने पार्क की बात की कि पार्क क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। अब अगर पार्क के महत्व की बात करें कि आपको ये पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के अगर कोई सवाल आता है, तो पार्क की इंपॉर्टेंस को अगर आप देखें तो ये जो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स हैं इनको केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना को कब शुरू किया था और शुरू क्यों किया था। शुरू इसलिए किया था ताकि भारत में जो है राजमार्गों और जो नेशनल हाईवेज हैं उनका जो है एक नेटवर्क बनाया जा सके, ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों को, खासतौर पर दूर दराज वाले इलाकों को आपस में एक साथ जोड़ा जा सके। इसकी वजह से जाहिर तौर पर मोबिलिटी की सहायता मिलेगी और ट्रेड जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। तो भारतमाला परियोजना इसलिए शुरू की गई थी। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कब शुरू की गई थी। तो ये जो पूरा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है ये भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है और ये पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पार्क है ये सड़क, रेल, वायु और जलमार्गों से जुड़ेगा। इसके अलावा इसे ब्रह्मपुत्रा के किनारे करीब 317 एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है और इस परियोजना से भूटान और बांग्लादेश जैसे जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ साथ हमारे भी क्षेत्र में जो बड़ी संभावनाएं हैं उनके खुलने की उम्मीद है, क्योंकि इस पूरे पार्क के माध्यम से हम ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मीडियम्स होते हैं सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और मोबिलिटी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा और ट्रेड बढ़ेगा जब तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये हमने मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की यहाँ पर बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तो हमारी जो अगली खबर है उसमें बेसिकली आपसे बात की गई है कि
बेसिकली यहाँ पर जो है बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी जो प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं उनको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। खबर चर्चा में क्यों आई है? तो खबर चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि भारत की कुछ स्टार्टअप कंपनियों की ओर से IAMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस पूरे संगठन पर यह आरोप लगाया गया है कि ये संगठन छोटी टेक कंपनियों की तुलना में बड़ी कंपनियों के पक्ष में ज्यादा रहता है, बड़ी कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। अब जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो कंपनियां प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को अपनाती हैं और उनके माध्यम से छोटी कंपनियों का जो पूरा कंपटीशन है उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। एक बार ये तो खबर हमने बात कर ली कि खबर चर्चा में क्यों आई है। एक बार अगर आप देखें कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है, तो ये भारत में सोसाइटी अधिनियम 1896 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है, एक गैर लाभकारी उद्योग है और इसका उद्देश्य है बेसिकली ऑनलाइन और मोबाइल मूल्य वर्धित सेवा क्षेत्रों का विस्तार करना और उसको बढ़ाना। तो ये बेसिकली मोबाइल सेक्टर के अलावा जो इंटरनेट का सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, छोटी टेक कंपनियां हैं, उनके एक संगठन के तौर पर काम करता है, उनकी एक आवाज के तौर पर, एक वॉइस के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पर एक शब्द और आता है, उस शब्द की अगर आप बात करें तो वो शब्द है यहाँ पर बिग टेक। बिग टेक का क्या मतलब है? तो बिग टेक में बेसिकली आप भारत या फिर आप कहें दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको बिग टेक में शामिल किया जाता है। जैसे कि आपका गूगल हो गया, गूगल बिग टेक का हिस्सा है, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये वो सारी कंपनियां हैं जो कि आपका अपने व्यवसाय के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं और बड़ी कंपनियां भी हैं। तो इन कंपनियों को आप किस में शामिल करते हैं? इन कंपनियों को आप बिग टेक की परिभाषा में शामिल करते हैं। तो इसमें आप विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनियों को जो है संदर्भित कर सकते हैं। अब ये जो बिग टेक की अवधारणा है इसको आप कंपनियों के एक समूह के तौर पर मत देखिए, कंपनियों के एक स्टेबल ग्रुप के तौर पर मत देखिए, बल्कि जो बिग टेक है वो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर काम करता है, वो जो है एक अवधारणा के तौर पर काम करता है और इस अवधारणा में कई बार नई कंपनियां ऐड होती हैं और कई बार जो पुरानी कंपनियां हैं वो बाहर होती जाती हैं। तो हो सकता है गूगल कल को बिग टेक ना रह जाए, फेसबुक ना रह जाए, कोई नई कंपनी आए जो कि बिग टेक का नाम ले ले। तो इसको आप जो है ग्रुप के तौर पर ना देखें, इसको आप एक अवधारणा के तौर पर देखें। अब यहाँ पर जो बिग टेक है, नई कंपनियां श्रेणी में आ सकती हैं, पुरानी इससे जा सकती हैं। तो बिग टेक को लेकर के भारत का दृष्टिकोण क्या रहा है उस पर अगर आप बात करें तो भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भारत में विश्वास संबंधी अविश्वास यानी कि एंटी ट्रस्ट को लेकर के संबोधित करने का एक प्राथमिक कानून है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि एंटी ट्रस्ट यानी कि अविश्वास का क्या मतलब है। एंटी ट्रस्ट का बेसिकली मतलब है मोनोपोली को खत्म करना। कैसी मोनोपोली? मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली का मतलब है कि मान लीजिए भारत में जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो अपना जो है एक ग्रुप बना लेती हैं, 4-5 कंपनियां मिलकर के आती हैं और ग्रुप बना लेती हैं। अब ग्रुप बनाने के बाद वो डिसाइड करती हैं कि हम इस पूरे सेक्टर में किसी छोटी कंपनी को आने ही नहीं देंगे। तो इसको कहेंगे कि आप उन्होंने अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली। अब इसी मोनोपोली को रोकने के लिए, भारत में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। तो कंज्यूमर्स को नुकसान ना हो और कंपटीशन बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने साल 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू किया गया था। तो इसे बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने और प्रतिस्पर्धा विरोधी जो प्रथाएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोकने के लिए जो है लेजिस्लेट किया गया था। तो इस पूरे कानून का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारत में एंटी ट्रस्ट को बढ़ावा देना, भारत में जो कंपटीशन एंटी कंपटीशन पॉलिसीज हैं, जो एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोकना ताकि मोनोपोली स्थापित ना हो और बाजार में कंपटीशन बना रहे। साथ ही ये उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करती है। तो वो हमने देख ही लिया कि कंज्यूमर्स के हित की भी रक्षा होती है, क्योंकि जब आपका कंपटीशन बना रहेगा तो कंज्यूमर्स को सस्ते दामों में प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये तमाम चीजें आपको एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में देखने को मिल जाती हैं और अगर आप मोनोपोली स्थापित करने देते हैं तो ये चीजें आपका समाप्त हो जाती हैं। अब भारत के डिजिटल क्षेत्र में बिग टेक की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों की क्या भूमिका रहती है उसको अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो कंपनियां हैं ये भारत सरकार के लिए एक बड़े राजस्व स्रोत के तौर पर काम करती हैं, रेवेन्यू सोर्स के तौर पर जो है काम करती हैं। तो ये जो है ये कंपनियां फिनटेक बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से अगर आप बात करें भारत में प्रति उपयोगकर्ता विज्ञापन राजस्व जो है जो है बहुत कम है। तो इसकी वजह से भारत का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा आकर्षक माना जाता है। इसके अलावा ये रोजगार उपलब्धता में भी रोजगार उपलब्धता के लिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो नए व्यवसायिक कार्यक्षेत्र जो भंडारण, वितरण, सुविधाएं और नौकरी के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय बाजारों की जो है बेहतर सेवा करने में मदद मिलती है। तो भारत के लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक प्रगति भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकांश भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है वो अपनी जानकारी जो है, वो सूचना जो है, वो न्यूज जो है
वो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो अगर इस तरह की कंपनियां नहीं होंगी तो जाहिर तौर पर भारत में जो उपभोक्ता हैं वो एक इन्फॉर्म्ड और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो उपभोक्ताओं की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने का काम भी इन्हीं कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिकली हमने बिग टेक की अवधारणा क्या थी, भारत के लिए उनके क्या इंपॉर्टेंस है और इनमें मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है, उसकी हमने यहाँ पर बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो हमारी जो अगली खबर है वो बेसिकली आपका मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023 से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में क्यों आई है? खबर चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि आरबीआई की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2022-23। क्या बताती है रिपोर्ट? रिपोर्ट बेसिकली आपका ये जो रिपोर्ट है ये आपका जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर के, जलवायु परिवर्तन में आपका मुद्रा और फाइनेंस की क्या भूमिका हो सकती है उसको लेकर के बात करती है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के अनुकूलन के लिए, यानी कि भारत जो है जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनके प्रति अनुकूल होने के लिए भारत को जो है तकरीबन 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है ताकि भारत अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रति अडॉप्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं और क्या बताती है रिपोर्ट? रिपोर्ट ये बताती है, रिपोर्ट सबसे पहले रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो ये आरबीआई का एक वार्षिक प्रकाशन है, यानी आरबीआई हर साल इसे पब्लिश करती है और रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। इस बार के विषय की बात करें तो इस बार का थीम था हरित स्वच्छ भारत की ओर। तो इस थीम को आप याद रखिए, इस बार का थीम है स्वच्छ भारत की ओर। इसके अलावा यह रिपोर्ट भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और अवसरों और इसके साथ साथ कम कार्बन और जलवायु परिवर्तन लचीला विकास प्राप्त करने के लिए वित्त क्षेत्र की क्या भूमिका रह सकती है, यानी कि आपका जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, आपका उत्सर्जन से निपटने के लिए, अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने के लिए और इसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो आपका वित्त क्षेत्र है, उसकी क्या भूमिका रह सकती है, उसको लेकर के ये पूरी रिपोर्ट आपका बात करती है। क्या क्या बताती है रिपोर्ट? इस बार 2023 की रिपोर्ट क्या बताती है? तो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, और सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत सरकार की ओर से ये जो नेट जीरो का टारगेट है 2070 का, ये टारगेट कहां पर दिया गया था, कौन से कोप में ये टारगेट डिसाइड किया गया था? यूएनएफसीसी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो कौन से नंबर की पार्टी थी, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस थी जहां पर ये डिसाइड किया गया था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल रिपोर्ट पर हम बात करते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में हमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी जो है करने की जरूरत है। कितनी बढ़ोतरी है? रिपोर्ट बताती है कि 2070 तक जो है 2070-71 तक अपने ऊर्जा मिश्रण का 80% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना होगा। तो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि अगर हमें 2070 तक नेट जीरो का टारगेट डिसाइड करना है, नेट जीरो का टारगेट प्राप्त करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है, हमारी जो तमाम ऊर्जा जरूरतें हैं, उन ऊर्जा जरूरतों का 80% हिस्सा जो है हमें कहां से पूरा करना होगा? रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करना होगा। और ये अगर हम कर पाते हैं तभी हम 2070 तक अपना नेट जीरो का टारगेट जो है प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या बताती है रिपोर्ट? रिपोर्ट ये बताती है कि इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना लगभग 5% की त्वरित कमी की जरूरत है। यानी कि हमारे देश में जो एनर्जी इंटेंसिटी है, जितनी इंटेंसिटी से हम एनर्जी यूज करते हैं, उसमें आपको 5% तक कमी हर साल जो है देखने को मिलने वाली है। और ये जो कमी होगी इसमें से अधिकांश जो कमी है वो आपका कोल सेक्टर से आनी चाहिए ताकि रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सके। इसके अलावा और क्या रिपोर्ट बताती है? रिपोर्ट नीतिगत हस्तक्षेप पर भी बात करती है। रिपोर्ट कहती है कि संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है ताकि हम अपने इस टारगेट को प्राप्त कर सके। 2030 तक हम ग्रीन ट्रांजिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और 2070 तक हम अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण वित्तीय जोखिम की भी बात करती है। रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो इस बात का जिक्र आपको बैंक में देखने को, इस पूरी रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पर हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये जो है हमारी वीडियो जो है वो आपकी पूरी सीरीज की पहली वीडियो थी। इसके बाद आपको जो है दूसरी वीडियो प्राप्त होगी इकोनॉमिक्स की ही, लेकिन हफ्ते में अगर आप बात करें हर हफ्ते के 7 दिन आपको एक ना एक सब्जेक्ट की जो है वीडियो प्राप्त होती रहेगी।
कब प्राप्त होगी? तो 1 अप्रैल से आपको ये जो वीडियो है वो आपको 2 बजे प्राप्त होगी। 2 बजे जो है दृष्टि आईएएस के चैनल पर आपको इस पूरे प्रोग्राम की वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हमारे प्रोग्राम का परिचय हुआ। हमने पूरे प्रोग्राम पर बात कर ली है। अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।